स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि आप लोगों का ये चैप्टर क्लियर होगा बेटा। एंड ये थर्ड पार्ट है चैप्टर का, दैट मीन्स कि क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। एंड आप लोगों ने जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप लोग प्लीज़ दोबारा उस चैप्टर को पढ़िएगा। जो भी टफ़ आप लोगों को वो कैप्स लग रहे हैं उनको अंडरलाइन करके उनके ऊपर मीनिंग लिखिएगा, सो दैट कि जब आप लोग रीड करें तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जब टफ़ वर्ड्स आप लोगों के पास आए तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। चैप्टर के मिड में आप लोगों को कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए बेटा, सो एंड में चलते हैं। एंड क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वाइल राइटिंग इन। Okay, understanding the text. The first question is, King Tut's body has been subjected to the repeated scrutiny. अब यहाँ पर क्या है कि किंग टट की बॉडी जो थी वो आप लोग को पता है ना कि बार बारी उसको टूम से निकाला जाता था। एंड यहाँ पर एक वर्ड आया है बेटा, स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी मतलब होता है कि आप बहुत ही क्लोजली किसी चीज़ को आप क्रिटिकली ऑब्जर्व करते हो, जांच पड़ताल करते हो। सो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में अपने बताया है कि उनकी रीज़न क्या था बार बार ही रिपीट होने का। डिस्कस रीज़न, यहाँ पे रीजंस पूछा है। तो फर्स्ट था कि पहले के टाइम में जब बहुत ज़्यादा एडवांस एज नहीं था, हार्वर्ड कार्टर के टाइम की बात की जाए तो इट्स नॉट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की, मतलब यार बहुत ही फैसिनेटिंग डिटेल्स हमें जानने को मिलेंगे एट द टाइम ऑफ जब इजिप्शियन कल्चर में ममिफाई किया जाता था डेड बॉडीज़ को। ये पहले के लोग जब भी किसी टूम से किसी बॉडी को एक्सट्रैक्ट करते थे, जो 1000 साल पहले की जो डेड बॉडीज़ होते थे, तो वो उनके मन में एक चीज़ हमेशा होती थी कि बहुत सारे जेम्स मिलेंगे, डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरीज मिलेंगी। एंड जो लेगेसी है उस टाइम की रॉयल लेगेसी के बारे में जानने को मिलेगा। ज्वेलरी आप अपने पास रख सकते हो, म्यूज़ियम में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हो। उस टाइम पे लोग अगर टूम से बाहर निकाला करते थे तो इट्स नॉट कि लीगली परमिशन दिया जाता था। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो थीफ हुआ करते थे, जो किसी भी तरह से। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी द ममी, नहीं देखा होगा तो उसमें थीवरी के बारे में है कि किस तरह से वो इजिप्ट में जाते हैं एंड उन्हें खजाना चाहिए होता है, तो वो किस तरह से पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं एंड उस ममी की डेड बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं और फिर उन पे कर्स आ जाता है। सो पहले के टाइम के लोग वो उनको सिर्फ ज्वेलरी से मतलब हुआ करता था। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, मे बी हार्वर्ड कार्टर उनमें से ना हो, बट अब के टाइम की अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, ज़ाहिर हवस के टाइम की बात करें, तो बार बार क्रिटिकली ऑब्जर्व क्यों किया जाता था? क्योंकि बहुत ही मिस्टीरियस दो क्वेश्चंस लिंगर कर रहे थे अबाउट तूतनखामन। पहला चीज़ क्या था कि उनकी डेथ कब हुई, एंड दूसरा डेथ किस लिए हुई थी, मतलब किसी ने मारा था कि नेचुरल डेथ हुई थी। तो ये जो मिस्टीरियसनेस उनके अराउंड जो रिवॉल्व कर रही थी, उनके डेड बॉडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी, बस इसी के चलते डेड बॉडीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, बार बार सिटी स्कैन में डाला जाता था, सो दैट कि कुछ ना कुछ नया जानने को मिले। एंड मे भी हो सकता है कि और भी एडवांस्ड एज जब आए तो फिर से उस टूम से निकाला जाए तूतनखामन की बॉडी को एंड फिर से कुछ नया कुछ जानने को मिले। तो ये दोनों रीजंस आप लोग लिख सकते हो कि बार बारी क्यों उनको क्रिटिकली ऑब्जर्व किया जा रहा था, एनालाइज किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड। अब यहाँ पर एक जस्ट वेट ए मिनट। अच्छा, आप लोगों को पता है ना कि हार्वर्ड कार्टर ने किस तरीके से टिट की बॉडी को निकाला था? लीगली नहीं था, अगर लीगली तरीके से नहीं निकाला था उन्होंने बहुत कोशिश की थी ना, वैसे अपने तरीके से बहुत कोशिश की थी निकालने की कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने इतने ज़्यादा टेम्परेचर में ब्लेजिंग सन के पास नीचे रखा था सो दैट कि वो मेल्ट होके निकल जाए। बट जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने चिजल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया एंड ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की, जो कि अप्रूव्ड नहीं था। सो इसीलिए कुछ उनकी चीज़ करने की वजह से कुछ जो बोन्स थे वो तूतनखामन की बॉडी से जो थे वो मिसिंग थे। इस वजह से उनके जो रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि बिल्कुल ही कम्प्लीटली नकार दिया गया। एंड बहुत मेहनत की थी। पर्सनली अगर मेरा परसेप्शन अगर आप पूछें तो हार्वर्ड कार्टर को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने डिस्कवर किया था टूट की बॉडी को। एंड
अभी भी उनके जो भी रिटन नोट्स हैं, जिस तरह की डिस्कवरीज उन्होंने की है बेटा, वो पता है पेंटिंग्स किया करते थे एक टाइम पे इजिप्ट में। पहले वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, पहले वो पेंटर थे। उन्होंने उन्हें इजिप्ट कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो इजिप्शियन कल्चर्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करते थे। एंड हर जगह जा जा के वो बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बनाया करते थे, पेंटिंग्स बनाया करते थे। बट जब वहाँ पे इजिप्ट में रहने लगे तो उन्हें देखा कि कितना रिच कल्चर है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने को है। तो उनको क्यूरियोसिटी हुई और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ इस डिपार्टमेंट में भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। आप उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो, गूगल पे अवेलेबल है एंड बहुत ही इजी लैंग्वेज में है बेटा। तो एक बार अगर आपको क्यूरियोसिटी हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ना कि आपको मार्क्स वार्क्स मिलने वाले हैं आपको इसकी वजह से, लेकिन आप पढ़ सकते हो, नॉलेज के बेसिस पर आप पढ़ सकते हो, अच्छा होगा अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी तो। सो आप आंसर में ये लिख सकते हो कि हार्वर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड ना टू कट द बॉडी अवे फ्रॉम द वुडन बेस। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि किस तरह से अनसाइंटिफिक मेथड से उन्होंने क्या किया कि चिजल अवे करने की कोशिश की बॉडी को। एंड ही ऑल्सो फोकस्ड मोर ऑन द डिस्कवरिंग ऑफ गोल्ड देन ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ टुट्स लाइफ। मैनी पीपल बिलीव दैट कि वो ज़्यादा फोकस गोल्ड पे कर रहे थे, ज्वेलरीज पे कर रहे थे, ना कि वो फैसिनेटिंग डिटेल्स पे जो कि टुट के लाइफ से अटैच थी, जैसे कि उनकी डेथ कब हुई एंड किस सन में हुई या किस एज में हुई। तो आप ये लिख सकते हो, कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। आपको क्या लगता है, हार्वर्ड कार्टर फोकस नहीं कर रहे थे फैसिनेटिंग डिटेल्स पे, वो गोल्ड पे फोकस कर रहे थे? आप लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं कर रहे थे, हार्वर्ड कार्टर एक बहुत ही अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट हैं एंड उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तो दोनों ही आंसर करेक्ट होगा बेटा। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि लिटरेचर में लीनियंसी प्रोवाइड होती है, अलग अलग परसेप्शंस हो सकते हैं। कोर अगर रियलिटी, अगर आपकी कोर रियलिटी जो होगी वो अगर आप लिख रहे हो कि अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि ये गलती हुई थी हार्वर्ड कार्टर से, बट वी आर नॉट इन द फेवर कि मतलब उन्होंने फैसिनेटिंग डिटेल्स को इग्नोर करके सिर्फ गोल्ड पे ध्यान दिया, तो आप ये आंसर लिख सकते हो, वो आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, Carter had to chisel away the solidified resins to raise the king's remains। किस तरीके से उन्होंने क्या किया था? chisel away मतलब chisel इंस्ट्रूमेंट है जो लकड़ी की वो जगह पे काटने वाटने का काम आता है, निकालने का काम आता है। तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया और जो रेजिन्स, जो जिस तरीके से वो सब्सटेंस का यूज़ हुआ था बॉडी को एक जगह स्थिर रखने के लिए, वो उसको इतना सॉलिड हो गया था कि उसको थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि मेल्ट करने के लिए उन्होंने चिजल का यूज़ किया। सॉरी आई एम गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, मेरे दिमाग में कुछ और था। चिजल अवे सॉलिडिफाइड, सॉलिड, इतनी कोशिशों के बावजूद भी, टेम्परेचर में, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में रखने के बाद भी जो सॉलिड रेजिन्स थे वो क्या हुए, मेल्ट नहीं हुए। एंड ही डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू कि आप वो चिजल का यूज़ करें। सो रीज़न क्या था कि रिमेन्स, जो रिमेनिंग जो उनके बॉडी पार्ट से निकालने के पीछे या चिजल यूज़ करने के पीछे रीज़न क्या था उनका? कार्टर फाउंड दैट द जो रेजिन्स थे दैट वाज यूज्ड एज अ पॉलिश, मतलब जो उसकी पॉलिश थी ना बेटा, वो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज मैं कवर कर रही हूँ उन सेक्शंस को भी, उन बच्चों के सेक्शंस को भी जो बच्चे इंग्लिश में बहुत वीक है। सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं कंटिन्यू इंग्लिश में बोलूँ या कंटिन्यू हिंदी में बोलूँ, क्योंकि दोनों ही सेक्शंस के बच्चे मेरे चैनल पे आएंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे। सो प्लीज़ पार्डन मी, क्योंकि मैं बायलिंगुअली पढ़ा रही हूँ, दो लैंग्वेज को साथ में मिलाकर पढ़ा रही हूँ। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। सो मेरे प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करिएगा। कभी कभी मैं स्लिप ऑफ टंग वाली कंडीशन हो जा रही है, या मैं इंग्लिश बोलते बोलते रुक जा रही हूँ, क्योंकि ऑल ऑफ सडन मुझे याद आ जा रहा है कि ओ आई हैव दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो जिनकी इंग्लिश जो है वो वीक है। सो कोशिश कर रही हूँ मैं दोनों सेक्शंस को हैंडल करने की। आई जस्ट होप कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाता होगा। तो कार्टर ने क्या किया था कि जो रेजिन्स थे वो कम्प्लीटली हार्डन हो चुके थे, एंड जिसका रिजल्ट क्या था कि जो ममी था वो कम्प्लीटली सीमेंटेड हो चुका था टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन था। याद रखिएगा आप लोग, पहले गोल्ड कॉफिन था, फिर बाद में जब उनको रीअसेंबल करके, जब सारे रिसर्च करके उनको रखा गया, तब वुड के बॉक्स में रखा गया था। सो
कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो थी वो नहीं कर पा रही थी लीगली, अगर बात की जाए कि हमने धूप में रखा, हमने कोशिश की मेल्ट करने की हर तरीके से, सो उनको एक इलीगल मेथड अपनाना पड़ा और उन्हें चिज़ल का यूज़ करना पड़ा। तो ये रीज़न आप दे सकते हो कि उन्होंने चिज़ल क्यों यूज़ किया था। नेक्स्ट है आप लोगों का बेटा, दुट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। रीज़न क्या था? तो आप लोगों को पता है ना कि एंशियंट रॉयल्स ऑफ इजिप्ट वर अ फैबुलसली वेल्दी। आपका चैप्टर में ये लाइन भी है कि एक्सट्रीमली अमेजिंगली वेल्दी हुआ करते थे, एंड दे बिलीव दैट ना कि दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ। दे ऑल्सो बिलीव दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विद देम। ट्रस्ट मी बेटा, उस टाइम पे लोग ये माना करते थे कि आप उन अपने वेल्थ को लेकर जा सकते हो, एंड इसी वजह से एक प्रोसीजर वो फॉलो किया करते थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो केमिकल्स का यूज़ किया करते थे और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट की बॉडी डिफॉर्म ना हो पाए, एंड नेक्स्ट जब बर्थ हो, रिजरेक्शन हो उस किंग का, उसकी सोल जब वापस आए तो अपनी बॉडी को वैसे के वैसे ही पाए। एंड साथ ही साथ उनके सारे जो गोल्ड, जितनी ज्वेलरीज थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस थी, वैल्यूएबल थी, वो भी सारी चीज़ें साथ में रखी जाती थी। सो ये रीज़न था कि बहुत सारे गोल्ड्स एंड गोल्ड से वो लदे रहते थे जो मम्मीज़ हुआ करते थे। नेक्स्ट है बेटा, द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतनखातन टू तूतनखामन। ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछता है, फाइनल एग्ज़ाम्स में। वो तो डिपेंड करता है कि अभी 11th के तो कोई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होने वाले हैं, तो स्कूल के टीचर पे डिपेंड करता है, बट ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एंड बीइंग अ टीचर मैं भी ये अक्सर क्वेश्चंस पॉजेस करती हूँ अपने बच्चों के एग्जामिनेशन पेपर पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। सो रीज़न क्या था भाई, क्यों उन्होंने तूतनखातन से तूतनखामन नाम चेंज कर दिया? तूतनखामन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमन, AMUN, आमन, एंड ही वॉज अ मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट। बहुत ही एक्चुअल फैक्ट है, आप पढ़ सकते हो गूगल पे। आमन नाम के गॉड थे जो एंशियंट इजिप्ट में उनकी पूजा की जाती थी एंड मोस्ट पावरफुल गॉड माना जाता था। किंग आमेनहोतेप स्मैश द इमेज इन आमन एंड क्लोज द टेम्पल्स। आप लोगों को पता है ना कि आमेनहोतेप जो फोर्थ थे, उन्होंने किस तरह से स्मैश कर दिया सारे इमेजेस को आमन के, एंड टेम्पल्स को क्लोज कर दिया। टुट ने क्या किया, वो टाइम फिर से रीस्टोर करने की कोशिश की, ओल्ड वेज फिर से लाने की कोशिश की, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो जिसकी वजह से जो तूतनखामन थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे लोगों के बीच में, एंड बहुत लोग अडोर किया करते थे तूतनखामन को, बहुत प्यार किया करते थे। तो ये रीजंस आप लिख सकते हो। जितना क्वेश्चन का मार्क्स ज़्यादा होगा आप उतना एलोबरेट करके लिख सकते हो। जितना अगर मार्क्स ज़्यादा का आएगा तो आप पूरा स्टार्टिंग से पूरा हिस्ट्री स्टार्ट कर देना कि मतलब किस तरीके से आमेनहोतेप आए, उन्होंने स्मैश किया, ये किया, वो किया, फिर तूतनखामन आया, उन्होंने रीस्टोर करने की कोशिश की। एंड अगर शॉर्ट में आएगा तो डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो तूतनखामन का नाम पहले शॉर्ट में आप लिख सकते हो, सिंपल आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तूतनखामन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमन एंड ही वॉज अ मेजर गॉड इन एंशिएंट इजिप्ट। किंग आमेनहोतेप स्मैश द इमेज ऑफ। अब आपको किंग आमेनहोतेप के बारे में बताने की जरूरत नहीं, बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 और 3 मार्क्स का आने वाला है। सो आप बेसिकली आप डायरेक्टली आप किंग आमेनहोतेप पे आओगे, जिन्होंने ऑटोमेटिकली लोग समझ जाएंगे कि किंग की बात हो रही है, तो तूतनखामन से पहले की बात हो रही है कि उनसे पहले जो आमेनहोतेप किंग थे उन्होंने स्मैश कर दिया था सारे किंग के टेम्पल्स को, सॉरी गॉड के टेम्पल्स को, एंड तूतनखामन ने आके सिर्फ उनको रीस्टोर किया, सो दैट की जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ था लोगों का आमन गॉड पे वो बरकरार रहे। नेक्स्ट है बेटा आप लोग का क्वेश्चन, लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब आखेनातेन एज वैकी। क्या रीज़न था यार, मतलब आमेनहोतेप को वैकी क्यों कहा गया था, थोड़ा सनकी क्यों कहा गया था? बहुत सारे रीजंस थे यार। मतलब ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ आतेन इंस्टेड ऑफ आमन। एक कम्प्लीटली एक गॉड को वाइप करके दूसरे गॉड को लाना एंड किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना ऑल ऑफ अ सडन, ये गलत हो सकता है। ही मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेतातिन। तो अचानक से उन्होंने कैपिटल ही चेंज कर दिया, कोई विदाउट एनी प्रॉपर, मतलब एक होता है ना कि क्या बोलूँगी मैं, एक प्रॉपर रीज़न, बिना बस ऐसे ही मन किया एक दिन कि उनको थीप से चेंज करके आखेतातिन करना, उन्होंने कर दिया, तो बस कर दिया। कोई प्रॉपर रीज़न नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई वॉर होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही स्मैश्ड आमन इमेजेस, उन्होंने आमन के इमेजेस को
कम्प्लीटली तोड़ डाला, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप किसी के इस तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते हो। ये दैट टोटली सिग्निफाइड ना यार कि मतलब ये कितना इंसान पागल है। आमन के टेम्पल्स को क्लोज कर दिया था एंड ही चेंज हिज नेम टू आखेनातिन और सर्वेंट ऑफ आतिन, मतलब उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया। कोई मेजर तो नहीं होगा ना रीज़न, अचानक से उन्हें आतिन पसंद आने लगा, अचानक से उन्होंने ठीक है, एक पर्सनल आपका रिलीजन जो होता है एक अपना एक प्रिवेसी वाला मैटर होता है, आपका पर्सनल फेथ होता है। अगर आपको लगता है कि आप आमन के बदले आप आतीन को पूजोगे या वर्शिप करोगे, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है ना। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से गॉड को फॉलो करते हो। बट हु आर यू टू डिसाइड फॉर पीपल वो किस गॉड को फॉलो करें, वो किस गॉड की वर्शिप करें। सो वैकी था, कम्प्लीटली वैकी था, कम्प्लीटली सनकी था, पागल था। इसीलिए रे और रे जॉनसन ने उनको डिस्क्राइब किया था आखेनातिन को वैकी। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन? रिजल्ट्स क्या थे बेटा सिटी स्कैन के? टुडे सिटी स्कैन टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू टेक 100 ऑफ एक्सरेज ना इमेजेस। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 डायमेंशंस में आप एक साथ देख सकते हो, सारे पिक्सल्स को कलेक्ट करके एक ग्राफिक फॉर्म कर सकते हो। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अगर सिटी स्कैन अगर नहीं होता तो आप सारे डायमेंशन से देख पाते। एंड एक और चीज़ रिवील हुई थी, वो क्या रिवील हुआ था सिटी स्कैन से, कि जो उनका ब्रेस्ट का जो फ्रंट पार्ट है वो मिसिंग है, रिब जो है वो मिसिंग है। तो वो कैसे पता चला? वो सिटी स्कैन के थ्रू ही पता चला। एंड एक एक्यूरेट डेटा भी मिला कि हम किस तरीके से तूतनखामन की बॉडी को एग्जैक्ट वे में रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिटी स्कैन में एक वर्चुअल बॉडी जो होगी वो करेक्ट फॉर्म में होगी ना। एंड उस वर्चुअल बॉडी के सपोर्ट से रिकंस्ट्रक्शन जब हुआ, रीअसेंबल जब किया गया तूत की बॉडी को, तो वो बहुत ही एक्यूरेट था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई सिटी स्कैन की वजह से, आप पढ़ सकते हो बुक्स में। बस मैं आपको बस बता रही हूँ कि क्या क्या आंसर लिख सकते हैं। मैं कम्प्लीटली आपको आंसर नहीं देने वाली, पहले ही बता के रखा है मैंने, खुद से ट्राई करो। अगर नहीं हो पाएगा आप लोग आंसर लिखो मेरे कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं हो पाएगा डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, बट नॉट बिफोर कि आप बिना ट्राई किए आप आके मुझसे बोलोगे मैम कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मेट अपनाना है। नहीं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का बेटा, लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस। अब थोड़ा सा आप लोगों को लिस्ट बनानी है जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इस एरा में, कौन कौन से आप लोगों को। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग बता सकते हो कि क्या क्या इम्प्रूव हुआ है, ऐसे एडवांसेस इस टेक्नोलॉजी में। पहले जो फॉरेंसिक लैब हुआ करते थे, जो क्राइम को पढ़ा करते थे, ऑब्जर्व किया करते थे, सीआईडी कभी देखा है? सीआईडी में एक डॉक्टर रहता है जिसके पास प्रद्युम्न और बाकी सारे दया वया सब जाते हैं, वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हैं। जितने भी क्रिमिनल केसेस आते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी मेडिकली अगर आप लोगों को कुछ भी करवाना है तो वो आप फॉरेंसिक लैब में लेकर जाते हो। सो आप पहले का कुछ पढ़ना कि किस तरह का चीज़ होता है, अब कितना एडवांस हो चुका है हमारा फॉरेंसिक एनालिसिस, एक बारी ट्राई करके देखो, सिर्फ एक बारी। अगर आप लोगों को नहीं आएगा, मैं आप लोगों को डिक्टो आंसर लिख के दूंगी, आप लोगों को मैं डिक्टो आंसर लिख के दूंगी अपने कमेंट बॉक्स में ना। फर्स्ट पे सबसे पहले मेरा कमेंट होगा, मैं उसमें आंसर लिख के दे दूंगी, या अलग से वीडियो बना लूँगी, आप लोगों को आंसर बता दूंगी मैं अलग से वीडियो में। बट एटलीस्ट ट्राई बेटा, कुछ तो पढ़ो जाके खुद से, गूगल इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये आंसर जो रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, ट्राई करो ये चीज़। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। अब एक्सप्लेन करना है यार कि जो किंग टट थे वो ऐसे ममीज थे जो स्कैन हुए थे या लीड कर रहे थे डेथ में भी और लाइफ में भी। ये स्टेटमेंट क्यों बोला गया था? The above statement refers that there are 100 of mummies in Egypt. Trust me, there are 100 of mummies. बहुत सारे लोगों का तो पता भी नहीं है अभी तक. But Tuts is the first to be scanned. He remains the first even in death ना, क्योंकि लाइफ में भी वो फर्स्ट पे थे, सबसे पावरफुल किंग माना जाता था अपने टाइम पे जब वो रूल कर रहे थे। एंड इवन इन डेथ ऑल्सो, जब उनके पीछे बहुत सारे कंट्री मैन या उनके आगे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इजिप्ट से थे जिनको ममीफाई किया गया और जिनकी टूम को बनाया गया, बट ही वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट वन जिसकी बॉडी को स्कैन में डाला गया। सो वो डेथ में भी पावरफुल थे और लीड कर रहे थे और लाइफ में तो लीड कर ही रहे थे।
सो आप ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का बेटा, ओके, साइंटिफिक इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अनअर्थ बरीड मिस्ट्रीज। आपको क्या लगता है कि साइंस का इंटरफेरेंस ज़रूरी है वो सारी मिस्ट्रीज़ का पता लगाने के लिए जो कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से दबी हुई हैं? आपको क्या लगता है, येस और नो? इफ़ यू थिंक हिस्ट्री हैज़ एनी रेलेवेंस इन आवर लाइफ ना, वी मस्ट गेट एट द ट्रूथ, ट्रस्ट मी। अगर आपको ऐसा लगता है, ट्रस्ट मी, कि हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी रेलेवेंस है हमारी लाइफ में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत रेलेवेंट है, तो हमें ट्रुथ तक जाना चाहिए। देर आर सो मैनी मिस्ट्रीज यार विच रिमेन अनसॉल्व्ड, so many mysteries. For example, we know very little about the इंडस सिविलाइजेशन। अगर हम अपने इधर की सिविलाइजेशन की बात करें, सो बहुत सारे ऐसे हैं यार कि जब तक कि साइंटिफिक इंटरवेंशन नहीं होगा, उनका इंटरफेरेंस नहीं होगा, इंटरफेरेंस नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस, कि अगर अब वो कदम नहीं रखेंगे इस फील्ड में तो हमें एग्जैक्ट तरीके से नई चीज़ें पता लग पाएंगी। एंड ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए जो भी सिविलाइजेशन है या किस तरह से क्या चीज़ें हुआ करती थी, दिस नीड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। विदाउट साइंटिफिक इंटरवेंशन दे विल रिमेन इन डार्क, ट्रस्ट मी। आप खुद से कोशिश भी करोगे, जब तक कि साइंटिफिक इंटरवेंशन नहीं होगा आप ट्रुथ तक, एक एक्यूरेट ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकते हो, एक ऑथेंटिक ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू मी, मे बी योर परसेप्शन वुड बी डिफरेंट, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर थोड़ा भी हिस्ट्री का रेलेवेंस है आपके लाइफ में, that means कि scientific intervention is necessary. Advanced technology gives us conclusive evidence of past events. ये सारे क्वेश्चंस का तो आंसर वैसे मुझे बताने का मन नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो कि आपको खुद करना पड़ेगा, बट फिर भी बता रही हूँ कि इसके आंसर्स आप में क्या लिख सकते हो आप लोग। ओके, सो वेयर वाज आई, अच्छा एक और चीज़ आप ये कह सकते हो, फॉर और अगेंस्ट में लिख सकते हो आप लोग, फॉर अगेंस्ट में लिख सकते हो आप लोग। जैसे कि फॉर में मैंने बोल दिया कि अगर आप थोड़ा भी हिस्ट्री का रेलेवेंस है तो आप लोगों को साइंटिफिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है एंड होनी भी चाहिए। अगेंस्ट में क्या लिख सकते हैं अगर आप लोग अगेंस्ट में हो तो, नो डाउट वी नीड टू नो द पास्ट, नो डाउट यार वी नीड टू नो द पास्ट, हिस्ट्री हैज़ रेलेवेंस इन आवर लाइफ but sometimes we take it too far. King Tut's mummy has been repeatedly investigated. आप लोगों को पता है ना कि हावर्ड कार्टर एंड जाही हवस ने ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने किंग टुट की बॉडी को निकाला, इन्वेस्टिगेट किया। एंड इन्वेस्टिगेशन तो फ्री में होगा नहीं बल्कि बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। सो जिस तरह से आप स्टार्ट करोगे, नो डाउट वी नीड टू नो द पास्ट, हिस्ट्री हैज़ रेलेवेंस इन आवर लाइफ, नो डाउट, बट समटाइम्स वी टेक इट टू फार यार। किंग टट्स मम्मी हैज़ बीन repeatedly investigated in spite of spending millions of dollars. इतना तो लगा ही होगा यार, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं एंड कुछ मतलब कुछ नया कुछ रिवील भी नहीं होता, नथिंग न्यू हैज़ बीन रिवील्ड। ऐसा नहीं है कि हम कंफर्मेशन के साथ किंग टट की बॉडी को या मिस्ट्रीज़ को रिवील कर पाए हैं। वी मस्ट यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज टू हेल्प लिविंग rather than investigating the dead. Trust me, ये भी मेरा एक पॉइंट है। अगर आप ये सोचते हो, अगेंस्ट में भी लिख सकते हो और फॉर में लिख सकते हो, एंड दोनों ही अगर आप लिखोगे तो भी अच्छा है। एक इस तरह से आपको एक होता है ना कि डिबेट वाला इंस्टिंक्ट आपके अंदर आएगा। फॉर एंड अगेंस्ट दोनों ही आपको दोनों ही साइड के बारे में पता होना चाहिए, लेफ्ट भी एंड राइट भी, एंड दोनों साइड को एनालाइज करके आपका जो कंक्लूजन होता है जब वो निकलता है सो बहुत ही एक्यूरेट होता है। सो अगर हम फर्स्ट हाफ में बात कर रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हैज़ अ रेलेवेंस, बट ऑन द अदर हैंड हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे पैसे लगाए जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं। तो वी मस्ट यूटिलाइज ना आवर रिसोर्सेज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ लिविंग जो इतना फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशूज़ एंड हंगर की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारे पैसे हम लिविंग में लगाते हैं, जो मर गया वो मर गया। सो आप ये भी लिख सकते हो। सो आप पे डिपेंड करेगा कि क्या कर रहे हो। एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स। डेफिनेटली यार, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है आज के ज़माने की, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है हमें पास्ट के बारे में एकदम अच्छा खासा एविडेंस प्रोवाइड करती है। सो आप डिस्कस करो कि फॉर में रहोगे कि अगेंस्ट में रहोगे। Today technology is so advanced that we can reconstruct the past
इवन वी रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट, जो कि पॉसिबल नहीं था पहले के टाइम में. वी नो हाउ, जैसे कि कैसा एग्जाम्पल लूँ मैं. ओके, एक सिटी की बात करते हैं, पॉम्पी. पॉम्पी एक सिटी है था बेटा, जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था. एंड अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से हमें पता लग सका कि पॉम्पी के लोग कैसे रहते थे एंड उस समय का क्या था. एंड फिर से रिकन्स्ट्रक्शन भी हो पाया, एक होल सिटी हमने कंस्ट्रक्ट की एंड प्रिसाइजली वैसे ही की जैसे कि लोग रहा करते थे. तो एडवांस टेक्नोलॉजी का हमें प्रॉफिट हुआ. हम अगर एडवांस टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ पास का पढ़ सकते हैं एंड वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस टाइम में. हम पहले के तमाम चीज़ें, जो एंशियंट जो चीज़ें हैं, जो आर्केक जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम में कैसी रूलिंग हुआ करती थी. एंड उस बेसिस पे अगर कुछ पॉजिटिव हुआ तो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बट द अदर हैंड अगर हम अगेंस्ट की बात करें, इट इज़ एन एम्प्टी बोस्ट दैट एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स. लॉट्स ऑफ पीपल बिलीव, ट्रस्ट मी. मैंने ये, अगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आधे लोग ये बिलीव करते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल है, तो आधे लोग ये बिलीव करते हैं कि यार सिर्फ बोस्ट की बात है, बोस्टिंग है, बस हम हवा बना रहे हैं कि पास्ट इवेंट एकदम एक्यूरेटली पता चल जाता है. ऐसा नहीं है. जैसे कि अब एक आपके पास ज़्यादा एग्जांपल आप खुद पढ़ रहे हो कि टूट की अगर बॉडी की बात कर लो, बार बार सिटी स्कैन हुआ बट कुछ नया नहीं पता चल पाया. एंड इवन टिल नाउ नो बडी कम्स टू नो दैट कि टूट की एग्जैक्टली डेथ कैसे हुई थी. एंड सिटी स्कैन तो एडवांस टेक्नोलॉजी है एंड इसके बावजूद भी हमने कई बार री इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कुछ भी कन्फर्मेशन के साथ कोई भी चीज़ पता नहीं चल पाई. कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरल डेथ हुआ था, मलेरिया से हुआ था, बट आप अगर उनसे पूछोगे कि कन्फर्मेशन है, सो नो बडी विल गिव यू एनी काइंड ऑफ कन्फर्मेशन. सो ये चीज़ है कि फॉर में भी हो सकता है, अगेंस्ट में भी हो सकता है. ओके, मैंने पता है. ओके, सॉरी. नेक्स्ट है, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड फ्यूनररी प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड. व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, रिस्पेक्ट करना चाहिए? पीपल हु बरीड देयर डेड ना विद रिचुअल्स एंड फ्यूनररी प्रैक्टिसेस, क्योंकि वो शुरू से फॉलो किया जा रहा है. लोग ये मानते हैं कि इस तरीके से हम इस प्रोसीजर के साथ अगर कुछ करके विदा करते हैं लोगों को, एक सेंटिमेंट्स की बात होती है और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी है कि अगर ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं तो जो जाने वाली की जो सोल होगी, जो आत्मा होगी, वो शांति से रहेगी, या जहाँ पे भी वो जाएगी वो खुश रहेगी. तो ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है एंड इट्स ऑल अबाउट फेथ. लेकिन अगर कोई अथीस्ट है जो गॉड पे बिलीव नहीं करता है, सो पहले के लोग ना, पीपल इन एंशिएंट टाइम्स ना हैड सम बिलीव एंड वो बस ऐसे ही कोई भी बिलीव फॉर्म करके एंड उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया करते थे. एंड आने वाली जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उस नॉर्मल थॉट को हम एक कल्चर की तरह प्रोपगेट करना शुरू कर दिया. उन्होंने तो थॉट बस ऐसे ही बनाया था कि चलो यार एक प्रोसीजर हम फिक्स करते हैं एंड इस तरीके से हम जो जाएगा उसको विदा करेंगे. एक नॉर्मल सा थॉट था. लेकिन आज वो थॉट इतना प्रेवलेंट है हमारी लाइफ में कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम वो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो हम उस डेड सोल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. सो वो एक फेथ वाली बात होगी. आप फॉर में रहते हो कि अगेंस्ट में रहते हो. एंड और भी कुछ लिख सकते हो यू. ओके, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, फिर आप लोग बोर होने लगोगे. ऐसे है पॉइंट्स मेरे पास. अगर आप लोगों को आंसर लिखने में प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली आई हेल्प यू, बट इससे पहले आप लोगों को ट्राई खुद करना पड़ेगा. सो आई जस्ट होप कि आप लोग ट्राई करोगे. नेक्स्ट जो है वो क्या है यार, कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़िए तो आप लोग. नॉलेज अबाउट द पास्ट इज़ यूजफुल टू कंप्लीट आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन. आपको क्या लगता है कि जो पास्ट की जो नॉलेज है, व्हाट डू यू थिंक? यार कुछ क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया है क्या? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ लास्ट टाइम क्वेश्चंस दिए थे बच्चों को जो मिस कर दिया है मैंने. ओके, आगे देखते हैं. आपका ये क्वेश्चन क्या है? नॉलेज अबाउट द पास्ट इज़ यूजफुल टू कंप्लीट आवर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन.
ये भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके आंसर्स मेरे बच्चे कमाल के लिखे थे एंड आई वॉज रियली 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 इम्प्रेस्ड उस आंसर से। सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोग भी कुछ अच्छा लिख कर लेकर आओगे मेरे पास। कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज़ अपने आंसर्स लिखिएगा एंड मैं देख 2-3 क्वेश्चंस तो आप लोगों के होमवर्क रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैं बता रही हूँ मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप लोगों ने जो मैं लेसन पढ़ा रही हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। और ये तो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस है यार। आपको क्या लगता है कि जो पास्ट की जो भी नॉलेज होती है वो यूज़फुल होती है क्या, कुछ काम आती है? क्योंकि जिस प्रेजेंट वर्ल्ड में हम रह रहे हैं थोड़ा बहुत तो रेलेवेंस हिस्ट्री का रहता ही है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट की फॉलो करते हैं एंड अगर हमें पास्ट के बारे में नॉलेज होता है तभी हम प्रेजेंट लाइफ को बेहतर बना पाते हैं, किसी भी सेंस में बना पाते हैं। या अगेंस्ट भी हो सकता है कि जस्ट लिव इन योर प्रेजेंट। पास्ट चीज़ें ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही यूज़फुल होती हैं, कभी कभी वो नेगेटिव फॉर्म में भी आती हैं। सो कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू, आप आंसर क्या लिखते हैं एंड जो भी आंसर लिखेंगे दैट विल बी योर परसेप्शन। सो वो रॉन्ग नहीं होगा मेरी नज़र में। सो लिखिएगा एंड आंसर्स भेजिएगा, मैं वेट कर रही हूँ। एंड बाकी ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो बहुत डीपली हम नहीं जाएंगे इस सारे क्वेश्चंस इधर। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेजेस? ये थोड़ा क्वेश्चन देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि जो लैंग्वेजेस पहले के जो लैंग्वेजेस हैं वो अब कम हो रहे हैं, एक्सटेंशन मतलब कि एकदम गायब हो रहे हैं पहले के लैंग्वेजेस जो थे, तो क्या रीज़न हो सकता है? लैंग्वेज बिकम ना एक्सटिंक्ट व्हेन इट्स यूज इज रिस्ट्रिक्टेड। लैंग्वेज कब एक्सटिंक्ट होता है यार? जब उसकी जो यूजेस होते हैं ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। यार यहाँ पर ये लैंग्वेज नहीं बोलनी है। मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ा ही बुरा फील करते हैं या बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं जब वो अपनी फोक लैंग्वेज किसी के सामने बोलते हैं, मान लो कि भोजपुरी बोलते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ जो थोड़ा एम्बेरस फील करते हैं भोजपुरी को लेकर। या हमारे पेरेंट्स की बात कर लो यार, मतलब कि भोजपुरी में बात नहीं करना है, उर्दू में बात करना है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो अगर आप एक लैंग्वेज उसका यूज़ करना बंद कर दोगे तो डेफिनेटली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो गायब ही होगा। सो जब तक लैंग्वेज यूज़ में है तब तक वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो यूज़ में चला जाए, यूज़ से चला जाए, नहीं यूज़ हो रहा है, तभी उसका एक्सटेंशन होगा। एंड एक और चीज़ भी हो सकती है, द हार्शनेस ऑफ रूल्स एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेजेस। मतलब कि एक होता है एक लैंग्वेज है जो बहुत ही हार्श है एंड बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है। लैंग्वेज मतलब क्या कि आपको लीनियंसी प्रोवाइड करे वो लैंग्वेज। आप चाहो तो किसी भी अंदाज से बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। बट अगर कोई लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आप उसको भी थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि यार इससे अच्छा है कि इस लैंग्वेज का इस्तेमाल ही ना करो, क्योंकि बहुत ही हार्श हो जा रहा है वो लैंग्वेज। तो अगर इस तरह की भी सोच है तो आप वो लैंग्वेज धीरे 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 गायब हो जाता है। कुछ और भी आपको अगर नॉलेज होगा तो आप लिख सकते हो। डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेजेस? व्हाट डू यू थिंक? yes, it's important to preserve language as they are responsible for the development of culture. कल्चर कैसे डेवलप्ड होता है बेटा? लैंग्वेज से ना, कम्युनिकेशन फॉर्म करने से ना। एंड जो भी कल्चर, जैसे कि कल्चर के अंदर क्या होता है, कम्युनिटी होती है। एंड कम्युनिटी कैसे फॉर्म होती है? कम्युनिकेशन से। अगर आप बात ही नहीं कर रहे तो कोई कम्युनिटी फॉर्म हो पाएगी क्या? तो लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ वंस हेरिटेज एंड ट्रेडिशन ऑल्सो। आपको किसी हेरिटेज के बारे में पढ़ना है, किसी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ना है, किसी उस जगह के बारे में पढ़ना है, तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑल्सो जो उस टाइम पे यूज़ हुआ करती थी। जैसे कि बेटा ज्यूज़ जो हैं, जो इज़राइल में रहते हैं, बेसिकली अलग अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो सेंटर माना जाता है वो इज़राइल माना जाता है। तो ज्यूज़ की एक स्क्रिप्चर है जिसको हम तौरा कहते हैं। एंड तौरा जो लिखा गया है वो हिब्रू में लिखा गया है। हिब्रू जो है वो अभी एक एक्सटिंक्टेड लैंग्वेज है, अब वो गायब हो चुका है, कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है। शायद ही कोई होगा जो हिब्रू लैंग्वेज जानता होगा। लेकिन अगर तौरा को पढ़ना है, उस टाइम के कल्चर को जानना है, मोजेस के कल्चर को जानना है, जीसस के कल्चर को जानना है, तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट ना हिब्रू। तो इसीलिए किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन, किसी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में जानने के लिए, किसी पर्टिकुलर एज के बारे में जानने के लिए आपको लैंग्वेज प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इट्स वेरी यूज़फुल, आपके लिए बहुत यूज़फुल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाले हो कि आप जानना चाहते हो हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में, एंड पहले के लोग कैसे हुआ करते थे, सो इट्स इम्पॉर्टेंट।
Okay, in what ways do you think we could help prevent the extinction of languages and dialects? किस तरीके से हम लैंग्वेज को यार गायब होने से बचा सकते हैं, या पर्टिकुलरली डायलेक्ट्स मतलब कि एक पर्टिकुलरली एक सेक्शन वाले जो लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायलेक्ट होता होगा, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता होगा उनका, जो एक स्पेशल कम्युनिटी यूज़ करती है, उसको डायलेक्ट कहते हैं। सो किस तरीके से हम रोक सकते हैं? बच्चों को पढ़ा के अपनी मदर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कम, जैसे कि आप लोग अगर यूपी बिहार को छोड़ के कहीं और जा रहे हो इंडिया में, जो कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो मातृभाषा जो हमारी हिंदी है, लेकिन हिंदी ही बहुत कम इस्तेमाल होती है, क्योंकि बाहर जगहों पे हिंदी को छोड़कर अब दिल्ली, आप यूपी बिहार का ही एग्जाम्पल ले लो यार, आप बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में चले जाओ तो वहाँ पर, आप दिल्ली की बात कर लो, नोएडा सेक्टर की बात कर, तो लोग क्या है, शुरू से बच्चों को इंग्लिश सिखाना शुरू कर देते हैं, अपनी मदर टंग नहीं सिखाते, हिंदी नहीं सिखाते। सो अगर लैंग्वेज को बचाना है तो बच्चों को आप पढ़ा सकते हो उस लैंग्वेज में, और उस लैंग्वेज को आप कॉलेज एंड स्कूल की बेसिस पे भी रख सकते हो, और आप अपने कल्चर से कनेक्टेड रह सकते हो। अगर अपने कल्चर से कनेक्टेड होगे तो आप उस कल्चर की लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट करोगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लिख सकते हो, और अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ याद आता है तो आप आंसर्स लिखना। चलो, आई थिंक ये चैप्टर क्लियर होगा आप लोगों का। जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया ना बेटा, लैंग्वेज डायलेक्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें जो कि थोड़ा लिंग्विस्टिक्स काइंड ऑफ साउंड करता होगा आपको, हम कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं कर रहे लैंग्वेज के बारे में, बट थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ना, कि कोई कल्चर है तो वो कल्चर कैसे फॉर्म होता है, वहाँ की कम्युनिटी कैसे बनती है, क्योंकि हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं, तो 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, एक प्रेवलेंट थॉट होता है, एंड वो सारे थॉट्स मिल के एक ग्रुप बनाते हैं, एंड वो ग्रुप जो होता है आगे चल के एक कम्युनिटी फॉर्म करता है, वो कम्युनिटी आगे चल के एक लेगेसी फॉर्म करता है। सो लैंग्वेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगे, बट नॉलेज अगर हम बात करें तो आपको होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। सो जो मैंने 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है मार्क्स के बेसिस पे, बट नॉलेज के बेसिस पे। एंड आगे वाले जो टुट वाले जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एंड कुछ मैंने आप लोग को होमवर्क भी दिया है, सो प्लीज़ ट्राई टू राइट यार एज मच एज पॉसिबल। जितना भी हो सके आप लिखने की कोशिश करो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको इंग्लिश चाहिए बोलना तो उससे पहले आपको लिखने आना चाहिए। ओके, चैप्टर क्लियर है, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ज़्यादा कुछ लेक्चर नहीं दूंगी आज मैं। दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम, एंड ट्राई टू लर्न यार। एटलीस्ट एक चीज़ तो आप लर्न करो एवरी डे, कुछ नया सीखो, चाहे वो किसी भी मैटर में क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना होता हो, चाहे वो साइंस से हो, मैथ से हो, फिज़िक्स से हो, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने कभी नहीं पढ़ी हो, आप 5 या 10 मिनट किसी भी टॉपिक के बारे में वो पढ़ लो। ट्रस्ट मी, आप 1 महीने बाद, स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलेगा, बट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 मंथ यू विल स्टार्ट टू रियलाइज दैट कि यार बहुत कुछ सीखा है इस 1 महीनों में, एक्सेप्ट सिलेबस। सो आई जस्ट होप कि आप लोग पढ़ोगे, एंड पढ़ोगे, सिलेबस ही पढ़ोगे एंड नॉलेज के लिए पढ़ोगे। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे।